चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो जैसे ये गेट क्लोज हो जाएगा वैसे ये भी क्लोज हो जाते हैं, तो वॉल बंद हो जाएगा। और जब ब्लड पंप करना होगा तब तक ये पूरा लूज हो जाएगा और वॉल कंप्लीटली बंद हो जाएंगे और ब्लड इस पार नहीं आ पाएगा, रिगर्ज नहीं हो पाएगा। समझ में आया? समझ में आई इतनी बात कि कैसे कष्ट काम करते हैं। अब है क्या, ये तो हो गया नॉर्मल। सोचो अगर जैसे एक हम लोगों ने कॉज पढ़ा मैसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक कॉज तो हम लोगों ने ये पढ़ा। दूसरा कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ही है लेकिन वहां मैसिव होने की जरूरत नहीं है, छोटा सा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए तो भी सडन कार्डियक फेलियर हो सकता है। कैसे? अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जहां पर कॉर्डा टेंडनाई की पैपिलरी मसल मायोकार्डियम से जुड़ती है, इसी एरिया में अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, अगर ये एरिया मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो, एमआई यहां पर हो, तो इस एरिया के जो मायोसाइट्स हैं, इस एरिया में जो मसल्स हैं, ये काम करना बंद कर देंगे, यहां की पावर चली जाएगी। और फिर जो उसको पुश करने कब करना है और जो उसको पुल कब करना है, ये सिस्टम नॉर्मल नहीं रह जाएगा। तो अगर यही सिस्टम नॉर्मल नहीं रहेगा, पैपिलरी मसल काम करना बंद कर दे धीरे धीरे, या पैपिलरी मसल इन्फार्क्ट हो जाए, इस एरिया में अगर डैमेज हो, इस एरिया में अगर इन्फाक्शन हो जाए, तो ये दोनों रस्सियां काम करना बंद कर देंगी। जैसे ये दोनों रस्सियां हैं, किसी ने इनको पकड़ाया, दो लोगों को रस्सी पकड़ाई गई कि आप पीछे हटेंगे तो ये खुल जाएगा, आप आगे जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। उसको आप बिल्कुल जान से ना मारें, लेकिन उसकी आप उंगलियां काट दें तो वो रस्सी पकड़ थोड़ी पाएगा, वो खींच नहीं पाएगा। तो वैसे ही यहां पर है कि यहाँ के कुछ पार्ट में अगर इन्फाक्शन हो जाए तो पैपिलरी मसल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अब जब इसको ओपन करना होगा तो ये ओपन कर पाएगा इसको? जब मसल बाहर की तरफ खींचेगी तो बाहर की तरफ खींचेगी नहीं। दूसरा, अगर ये खींच भी गई तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब जब ये आगे आते हैं और ये स्नैप होता है, बंद होता है, तो जब ये एक बार खिंच जाएगी, उसके बाद अगर यहाँ इन्फाक्शन हो गया तो ये उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो एरिया उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा जितना नॉर्मली सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहले जितना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और ये अगर पहले इतना आगे नहीं आए तो ये कंप्लीट बंद नहीं होगा गेट। जैसे अगर आपको 4 कदम आगे जाने के बाद ये कंप्लीट गेट बंद हो रहा था, तो ये आप 2 ही कदम आगे जाएं तो गेट ओपन रह जाएगा। होता यही है, एमआई होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पाती हैं कंप्लीट पैपिलरी एरिया के, और कॉर्डा टेंडिनाई आगे नहीं जा पाता है, तो कॉर्डा टेंडिनाई उतने में ही पकड़कर उसको खींच कर रखता है, और जो वॉल्व है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होते हैं सिस्टोलिक पीरियड में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पीरियड में। तो होगा क्या, अगर ये वॉल्व ओपन रह जाएंगे सिस्टोलिक टाइम में भी, अगर ये वॉल्व ओपन रह जाए सिस्टोलिक टाइम में भी, तो जब ब्लड पंप करना होगा कि ब्लड ऑर्टा से बाहर निकल जाए, तो आधा से ज्यादा ब्लड कहाँ निकल जाएगा? बैक फ्लो एंड एट्रियम में। इसको क्या कहते हैं? स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। क्या कहते हैं इसको? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया।
बैक फ्लो को क्या कहते हैं, रीगर्जिटेशन। तो दूसरा कॉज क्या है, वॉल्वुलर रीगर्जिटेशन। इस कारण से भी अगर सडन एमआई हो पैपिलरी एरिया में तो वॉल्वुलर फंक्शन डिस्टर्ब होता है और ये ओपन रह जाते हैं और रीगर्जिटेशन होना शुरू हो जाता है, रीगर्ज करते हैं। और ब्लड अगर रीगर्जिटेट होगा तो कंप्लीट ब्लड ऑर्टा में ना जाके बैक फ्लो होगा और कार्डियक फेल्योर होगा। दूसरा कारण समझ में आया सडन कार्डियक फेल्योर का। फिर डिस्कस करते हैं तीसरे कॉज के बारे में, वॉल्व से ही रिलेटेड है। और मैस्कुलर तीसरे कॉज के बारे में। तीसरा कॉज है एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्या है इतना बड़ा नाम, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, तीन पार्ट किसके हैं, मायोकार्डियल मसल के। मायोकार्डियल मसल अगर हम लोग माने कि ये मायोकार्डियल मसल है तो जो ये इंटरनल पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम। जो आउटर पार्ट है इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और जो मिडिल पार्ट है, जो ये मिडिल पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम। तीन पार्ट मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम हम लोग कॉमनली पूरे मायोकार्डियम हम लोग पूरे को कहते हैं, लेकिन जो इंटरनल एरिया है इसको हम लोग एंडोकार्डियम, आउटर एरिया पेरिकार्डियम। बहुत बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं एंडोकार्डियम में, और अगर यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो अगर एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस। लेकिन और ये एक्यूट हो, कोई बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो जो एक्यूट इन्फेक्टिव होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हुआ है तो समझ में आ रहा है। बहुत बार जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है एंडोकार्डियम को, तो इस एंडोकार्डियम के साथ ही वॉल्व्स जुड़े होते हैं। वॉल्व जुड़े होते हैं जो एंडोकार्डियम में कॉमनली देखा जाता है, वॉल्व जुड़े रहते हैं। जब बैक्टीरियाज आते हैं तो बैक्टीरिया जहां इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, और बैक्टीरिया के पास अपने डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं। बैक्टीरिया आप देखते हो जहां पर इन्फेक्शन होता है वहां सड़न होने लग जाता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास पस बनना शुरू हो जाता है। तो उससे होता क्या है, इसलिए पस बनता है क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपने डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब नॉर्मल सेल्स को तोड़ देने वाले एंजाइम्स हैं, उनको तोड़कर गला देते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये वही काम यहां भी करना शुरू कर देते हैं। ये एंडोकार्डियल सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं और यहां पर इंजरी करना शुरू करते हैं। ये जो इंजरी है, अगर कहीं आसपास
वॉल्व के आसपास होनी शुरू हो जाए, इस एरिया में इंजरी होनी शुरू हो जाए, और इस एरिया में जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स हैं बैक्टीरियाज के, जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है बैक्टीरियाज के, वो अगर इस वॉल्व के रूट को ही डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, जैसे वही गेट वाला फॉर्मूला हम लोग फिर से लेते हैं, यहां दीवार से जहां से जुड़े हैं ये गेट, अगर इसी को कोई काटना शुरू कर दे धीरे धीरे, इसको काटना शुरू कर दे, या इसको ही कोई तोड़ना शुरू कर दे, गेट को ही काटना शुरू कर दे, तो ओपन होना और क्लोज होने वाली बात यहां नहीं रह गई। यहां क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया अपने डिस्ट्रक्टिव एंजाइम से, बैक्टीरियल के वेजिटेशंस होते हैं, वेजिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस एरिया में अपने डिस्ट्रक्टिव एंजाइम सिक्रीट करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इस वॉल्व को ही गलाना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर ये गेट ही सोचो आधा टूट जाए तो ये कंप्लीट बंद हो पाएगा? क्या ये कंप्लीट बंद होगा? नहीं, कंप्लीट बंद नहीं हो पाएगा। अब इस एरिया से जहां से टूटा है वहां से कोई भी जा सकता है, कोई भी आ जाएगा। या अगर सोचो यहां से इसको तोड़ दिया जाए तो भी अभी डिसबैलेंस होगा, तब भी कंप्लीटली बंद नहीं होगा ठीक से। तो जो बैक्टीरियल वेजिटेशंस हुए हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं अपने एंजाइम से, इनके ऊपर एंजाइम गिराते हैं और धीरे धीरे वॉल्व डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और फिर ये सही से कंप्लीट क्लोज नहीं हो पाते हैं। कंप्लीट जब सिस्टोलिक पीरियड होता है तो कंप्लीट क्लोज नहीं होते हैं, और पंप जब होता है तो पंप के प्रेशर से ब्लड यहाँ से वापस आना शुरू हो जाता है। यहाँ भी रीगर्जिटेशन ही कॉज है, लेकिन कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दूसरी चीज, जब डायस्टोलिक पीरियड चल रहा होता है, जैसे मान लो रीगर्ज ना करे और अगर ये ओपन ही रह जाए और ये वॉल्व ओपन ही रहे और एट्रियल डायस्टोल चल रहा हो, और यहां से जब वेट हो रहा हो कि चलो 0.7 सेकेंड तक एट्रियम में ब्लड भरता रहता है, तो 0.7 सेकेंड तक इसको बंद होना भी जरूरी है। लेकिन अगर इस 0.7 सेकेंड के ड्यूरेशन में ये गेट ही यहां से ऐसे तोड़ दिया गया होगा, तो जब ये वेंट्रिकल फिल हो रहा होगा तो क्या ये वॉल्व क्लोज होगा? नहीं। जिस ड्यूरेशन में वॉल्व क्लोज हो जाना चाहिए, एट्रियम पूरा फिल होता रहे, और एक समय आएगा जब उसको कंप्लीट पंप होगा, वो नहीं होगा, ये क्लोज ही रहेगा। तो जितना ब्लड यहाँ एट्रियम में भरता रहेगा वो कहाँ गिरता रहेगा? डायरेक्ट वेंट्रिकल में, असमय वेंट्रिकल में। तो फिर यहां समय जो जिस समय पर होना चाहिए वो नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट अटैचमेंट दोनों के बीच में रहेगा, तो कार्डियक साइकिल नॉर्मल नहीं हो पाएगी, और हो सकता है कि ये इन्फेक्शन, जैसे कोई बहुत बड़ी तिजोरी काट रहा है धीरे धीरे अंदर ही, और सोचो वो यहीं पर अटैक कर रहा है कि रोज आता है 10 मिनट उसको काटता रहता है, तो हो सकता है कि ये दर्द काट रहा था 1 महीने से 2 महीने से, कि इन्फेक्शन 1-2 महीने से था, लेकिन जिस दिन उसने इस रूट को काट दिया ये गेट तुरंत डिसबैलेंस हो जाएगा और ये सडन होगा। आप भले ही काटते हुए उसको ना समझ पाए, लेकिन जब कटेगा तो सडन होगा। और ये क्लेफ्ट्स
ये कस्प काम करना बंद कर देंगे और ये क्या होगा, एक्यूट कार्डियक फेलियर। ये फिर पंपिंग सिस्टम खराब होगा, क्योंकि कार्डियक सिस्टम, कार्डियक साइकिल कब किसको पंप करना चाहिए, कब किसको डायस्टोल, कब किसको सिस्टोल, ये बैलेंस नहीं रह जाएगा और कार्डियक फेलियर होगा। क्लियर? तो यहां क्या है, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन होगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं होगा। और ऑर्टिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन या कोई भी, हम लोग ऑर्टिक रिगर्जिटेशन ले लेते हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड जितना पंप होगा वो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्लोज ही रह जाएगा, ये ओपन ही रहेगा। क्लियर? समझ में आया ये एंडोकार्डाइटिस? तुम लोग सो तो नहीं रहे हो? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ बताओ किस पे? आउटर लेयर होगा तो पेरिकार्डाइटिस होगा। पेरिकार्डियम डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है वॉल्व से। पेरिकार्डियम में जब होगा तो पेरिकार्डियल अलग सिम्टम है, फिर वहाँ वॉल पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं जाता है। डायरेक्ट जो है वॉल जुड़ा होता है एंडोकार्डियम से, इंटरनल एरिया से। वॉल बाहर की तरफ नहीं होता है, अंदर होता है, कार्डियम के अंदर होता है, तभी तो पैपिलरी मसल से जुड़ सकता है। पैपिलरी मसल और जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर है वो आउटर है। आउटर पे अगर हो भी जाए तो इतने सीवियर और सडन, इतने खतरनाक पैथोलॉजी नहीं होती है, वो बाहर का है, ठीक हो जाता है। लेकिन एंडोकार्डियम में अगर वेजिटेशन होता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ सेंसिटिव चीज़ें हैं, कस्प खासकर वो जुड़े हैं डायरेक्ट उनसे, तो सिम्टम वहाँ भी आएगा। पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम आते हैं, कार्डियक का साइज बड़ा हो जाता है, कार्डिया थिक हो जाएगा, फीवर आना शुरू हो जाएगा, और कार्डिया थिक होगा तो वहाँ पर मैस्कुलर थिकनेस वाली दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे उसमें हाइपरट्रॉफी में होता है कि फिर उनका पंपिंग सिस्टम वीक होगा, जितना ज़्यादा सूजन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कस्प वहाँ ठीक रहते हैं, कस्प ऐसे डैमेज नहीं होते हैं कि डिसबैलेंस हो जाएं, कस्प के ही वही कट जाएं, डिजनरेट हो, डिस्ट्रक्ट कर दिए जाएं, ऐसा नहीं होता। जी कॉर्डा टेंडनाइन, वहां भी वही होगा। कॉर्डा टेंडनाई तो कस्प से ही जुड़ रहा है। अगर कॉर्डा टेंडनाई को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। तो जिसको आप रस्सी दे रहे थे खोलने के लिए, फिर वो खोल ही नहीं पाएगा उसको, तब भी यही होगा। कहीं भी हो जाए, पैपिलरी मसल पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पैपिलरी मसल को ही वहीं से अगर बैक्टीरिया डिस्टर्ब कर दें, काट दें रस्सी को, तो भी अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, तो भी ओपन और शट होने का ड्यूरेशन और प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो और वो डिस्ट्रक्ट कर दें एंजाइम से और उनका अटैचमेंट खत्म कर दें, तो जो वॉल्व हैं उनको ओपन होना और क्लोज होने का बैलेंस खत्म हो जाएगा, और वो फिर हो सकता है कि वो क्लोज ही रह जाएं या बंद ओपन ही रह जाएं। अगर क्लोज रह गए तो स्टेनोसिस और ओपन रह गए तो रीगर्जिटेशन। लेकिन है तो दोनों ही पैथोलॉजी, दोनों में ही कार्डियक फेल्योर होगा। ब्लड ना आए कार्डिया में तब भी दिक्कत है, और ब्लड ना जाए तब भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है? और भी कुछ कारण हैं, जैसे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, चौथा कारण है वेंट्रिकुलर। अब जैसे
वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जैसे आपने अभी पूछा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है? दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होते हैं। जैसे एक ये वेंट्रिकल हो गया और फिर इसके बगल में एक और वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और इसके बीच में सेप्टम है, ये सेप्टम है जो दोनों को बांटता है। ये सेप्टम, ये जो सेप्टम है, अगर यहां कुछ हो जाए, सेप्टल डिफेक्ट हो, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेप्टम में ही हो जाए और इसको डिस्ट्रक्ट कर दे, अब क्या होगा? अगर सेप्टम को ही तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल का ब्लड यहां शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड नॉर्मली कहाँ जाना चाहिए? पहले लंग्स के पास, फिर आना चाहिए यहाँ। और अगर ये डायरेक्ट यहाँ से शरीर से आकर डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएं और लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर में चला जाए तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगा? या जो ब्लड कुछ परसेंटेज अगर गया भी है लंग्स के पास, ये लेफ्ट